तो अब लाइव फिर से बोलो, नोटिफिकेशन डाल दें टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम पे फिर से नोटिफिकेशन डालिए। कर दिया लाइव। क्लास लाइव है, क्लास लाइव है ना? ठीक, चलिए टेलीग्राम पे फिर से डाल दीजिए। तो थोड़ा इसको हटाइए। डाल दिए जी टेलीग्राम पे। चलिए आ जाइए। देखिए हम लोग भारतीय संविधान की विशेषता को पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान की अनेकों विशेषताएं हैं, उसमें से कुछ विशेषता हम आपको बताए हैं। अब जो अन्य विशेषता है उसके विषय में आगे हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए भारतीय संविधान की विशेषता यह भी है कि भारत के संविधान ने ही भारत के आम नागरिकों को मूल अधिकार दिया है। भारत के संविधान ने ही भारत के आम नागरिकों को मूल अधिकार दिया है। और मूल अधिकार भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। और मूल अधिकार ऐसे अधिकार है जिस अधिकार के बिना हम मानवों का जीवन पशु तुल्य हो जाएगा। देखिए आगे आप फंडामेंटल राइट्स मतलब मूल अधिकार नामक एक चैप्टर को ही आगे आप पढ़ेंगे। वहां पर आप देखेंगे हम लोग जो सरकार के खिलाफ बोल लेते हैं, हम लोग भारतवर्ष के भीतर कहीं जो घूम फिर लेते हैं, हम लोग अपना जीवन चलाने हेतु जो कोई व्यवसाय कर लेते हैं, ये सब हम लोगों का मूल अधिकार है। ये सब अधिकार हमें संविधान से मिलता है। ये सब अधिकार हमें संविधान से मिलता है। संविधान के कारण ही हम लोग बोल लेते हैं, कहीं भी घूम फिर लेते हैं, कोई भी व्यवसाय कर लेते हैं। और
अगर आप भारत के मूल संविधान की बात करेंगे तो भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 हुआ करती थी। भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या हुआ करती थी 7। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन एक 44वां संविधान संशोधन हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया था। अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया। जब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया तब अनुच्छेद 31 को निरस्त कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के क में शामिल किया गया और उसे कानूनी या विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और भारत में संपत्ति का अर्जन भारत के लोग भी कर सकते हैं और भारत में संपत्ति का अर्जन विदेशी भी कर सकता है। भारत में संपत्ति का अर्जन भारत के लोग भी कर सकते हैं और भारत में संपत्ति का अर्जन विदेशियों के द्वारा भी किया जा सकता है। विदेशी भी भारत में संपत्ति अर्जित कर सकते हैं। यह इसलिए कह रहे हैं और यह इस आधार पर कह रहे हैं तब ना बहुत सारी विदेशी कंपनी भारत आकर के व्यापार करती है। अब भारत आकर के व्यापार कर रही है तो भारत में तो वो पैसा कमा ही रही है। जैसे KFC विदेशी कंपनी है, भारत आकर व्यापार कर रही है तो भारत में क्या वो संपत्ति अर्जित नहीं कर रही है? एकदम से संपत्ति अर्जित कर रही है। तो मूल अधिकार भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। फिर आपको अगला भाग है भाग 4 जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी भारत के संविधान में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी भारतीय संविधान की एक विशेषता मानी जाती है। जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? एक तो सबसे पहली बात आप यह समझिए कि आखिरकार राज्य का नीति निर्देशक तत्व है क्या। देखिए एक बात आप जानिए, जैसे आप यहां पर पढ़ने आए हैं तो यहां पर हम आपका मार्गदर्शन करते हैं। हम आपका मार्गदर्शन करते हैं, हम आपको बतलाते हैं फलना चीज पढ़ना है, फलना चीज नहीं पढ़ना है, इस बुक को आधार बनाना है। ये सब क्या है? ये सब आपका मार्गदर्शन करना हुआ। जैसे कि हम आपको बोलते हैं आप डेली टेस्ट जरूर दीजिए, तो ये क्या है? हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम आपको कहते हैं कि क्वेश्चन बैंक आप कीजिए, ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये हम आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व भारत का मार्गदर्शन करता है। भारत के भीतर जो 28 राज्य है उन राज्यों का मार्गदर्शन करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व
राज्यों को यह कहता है कि आप अपनी नीति ऐसे बनाइए, आप अपनी नीति ऐसे बनाइए। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत के संविधान में जो शामिल किया गया है, उसका लक्ष्य है भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का लक्ष्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? मतलब वैसा राज्य जहां हर नागरिकों का जीवन स्तर अच्छा हो, हर नागरिकों को रोजगार मिले, वही लोक कल्याणकारी राज्य है। लोक कल्याणकारी राज्य मतलब सुखी संपन्न राज्य, सुखी संपन्न राज्य। तो आप जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे तो इसमें लोगों को काम मुहैया करवाने की बात की गई है, इसमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात की गई है, इसमें राष्ट्रीय स्मारकों को संरक्षण देने की बात की गई है, इसमें नशीले पेय पदार्थ पर रोक लगाने की बात की गई है, इसमें कृषि और पशुपालन को बेहतर बनाने की बात की गई है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो प्रावधान है, ये प्रावधान कहीं ना कहीं भारत को और भारत के भीतर जो 28 राज्य है उसे एक दिशा देने का काम करता है, उसे एक दिशा देने का काम करता है। बिहार की राज्य सरकार या बिहार की नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी कानून लागू कर दिए। किस आधार पर? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही शराबबंदी कानून को लेकर के बातें करता है अनुच्छेद 47 में। तो कहीं ना कहीं राज्य का नीति निर्देशक तत्व सरकारों को एक दिशा देने का काम करती है, सरकारों को एक दिशा देने का काम करती है। यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। फिर भारत के संविधान की अगर आप बात करेंगे, भारत का संविधान और भारतीय प्रशासनिक प्रणाली अनोखा है। विश्व के किसी भी देश को आप देख लीजिए, वहां पर शासन प्रणाली दो स्तरों में देखने को मिलेगा, एक केंद्रीय स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। लेकिन भारतीय संविधान भारत में त्रिस्तरीय, तीन स्तरों वाली, त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तरों वाली शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान करता है। केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर, स्थानीय स्तर। और संभवतः भारत ही विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 3 स्तरों वाली शासन प्रणाली देखने को मिलता है। और देखिए, मूल संविधान की अगर आप बात करेंगे तो मूल संविधान में भारत में भी 2 स्तरों वाली ही शासन प्रणाली हुआ करती थी, एक केंद्रीय स्तर और दूसरा राज्य स्तर। लेकिन बाद में 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 74वां संविधान संशोधन के तहत जब नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तब जाकर भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली हो गई, तब जाकर भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली हो गई। तो यह भी अपने आप में भारतीय संविधान की एक
विशेषता मानी जाती है। फिर आगे जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान आपातकाल को लेकर प्रावधान करता है। आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान की एक विशेषता मानी जाती है। आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान की एक विशेषता मानी जाती है। और भारत के संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपात की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। और तीनों प्रकार के आपात की घोषणा करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद जो हमारा संविधान है, हमारा संविधान मतलब जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान की अगर आप बात करेंगे तो भारत का संविधान कई सारे स्वतंत्र संस्थाओं की बात करता है। कई सारे स्वतंत्र संस्थाओं की बात करता है। जैसे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। भारत का सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निकाय है। फिर भारत का जो चुनाव आयोग है, उसे भी भारत का संविधान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था मानता है। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 को पढ़िए। आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 को पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 324 स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा या भारत का एक चुनाव आयोग होगा जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव करवाएंगे। और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो संविधान उसे एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निकाय घोषित करता है। संविधान के आप अनुच्छेद 324 को जाकर पढ़िए। अनुच्छेद 324 324 यह निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग को एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था घोषित करता है। एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था घोषित करता है। फिर इसके बाद जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, वह भी एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष पद है। तो भारतीय संविधान कहीं ना कहीं कुछ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था के गठन को लेकर प्रावधान करता है। यह भी भारतीय संविधान की जो है आपको एक विशेषता मानी जाती है। और भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो कि भारतीय संविधान का एक अंग है। और देखिए, प्रस्तावना को लेकर के कभी कभी यह स्थिति देखने को मिली है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं है, इसको लेकर विवाद रहा है। लेकिन वर्तमान में यह माना जाता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। यही तो वजह है कि संसद उसमें संशोधन कर सकता है। देखिए, संविधान में, भारत के संविधान में जो भी है, भारत के संविधान में जो भी प्रावधान है उसमें भारत की संसद संशोधन कर सकता है। और भारत की संसद ने 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया है। प्रस्तावना में संशोधन किया है। और प्रस्तावना में संसद ने संशोधन किया है। इसी वजह से हम लोग यह मान करके चल सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान का अंग, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो प्रस्तावना जो कि भारतीय संविधान का अंग है, प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य घोषित करता है। और भारत
भारत की अगर हम बात करें तो भारत को भी हम राज्य कह सकते हैं। भारत की अगर हम बात करें तो भारत को भी हम राज्य कह सकते हैं। और देखिए, राज्य, स्टेट, सामान्य तौर पर जब राज्य शब्द का प्रयोग होता है तो हम लोगों के दिमाग में क्या जाता है? सामान्य तौर पर जब राज्य शब्द का प्रयोग होता है तो हम लोगों के दिमाग में जाता है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ये चीज आपके दिमाग में जाता है, ये सही भी है और ये जाना भी चाहिए, ये जाना भी चाहिए और ये सही भी है। लेकिन राज्य का अर्थ सिर्फ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश तक नहीं है। राज्य का काफी व्यापक अर्थ है। राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य का काफी व्यापक अर्थ है। और देखिए, राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। राज्य की अगर हम बात करें, राज्य होने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है। पहला, क्षेत्रफल। दूसरा, जनसंख्या। तीसरा, संप्रभुता। चौथा, सरकार। किसी भी संस्थान में अगर ये 4 गुण है, क्षेत्रफल, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, वो अपने आप में राज्य है। किसी भी संस्थान में अगर ये 4 गुण है तो वह अपने आप में राज्य है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी अपने आप में एक राज्य है, क्योंकि भारत में क्षेत्रफल है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। बिहार भी एक राज्य है। फिर आपको भारत की संसद भी एक राज्य है, राज्य का विधानमंडल भी एक राज्य है, और भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई संगठन भी एक राज्य है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन भी एक राज्य है। तो राज्य का काफी व्यापक अर्थ होता है। और भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत को किस आधार पर हम संप्रभुत्व संपन्न राज्य कह सकते हैं? भारत को किस आधार पर हम संप्रभुत्व संपन्न राज्य कह सकते हैं? देखिए, संप्रभुत्व संपन्न वैसा गुण होता है जिसके अंतर्गत उसके बाह्य या आंतरिक मामलों में किसी दूसरे का हस्तक्षेप ना हो। जैसे हम ही हैं, अगर हमारे किसी भी मामला में, चाहे हमारा आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, किसी का भी कोई हस्तक्षेप नहीं है, मतलब हम संप्रभुत्व संपन्न हैं। या मान लिया जाए भारत एक देश है, भारत देश के ना तो आंतरिक मामलों में कोई देश हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही भारत देश के बाहरी मामलों में कोई देश हस्तक्षेप कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहलाएगा। अगर किसी देश के आंतरिक और बाह्य किसी भी मामलों में किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना हो तो वह संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहलाता है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है क्योंकि विश्व का कोई भी देश ना तो भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है और ना ही विश्व का कोई भी देश भारत के बाह्य मामलों में हस्तक्षेप करता है। भारत चाहे जिसके साथ समझौता करे, जिसके साथ संधि करे, भारत कर सकता है। भारत की सरकार ने
जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त कर दिया? क्या कोई बोला कि आप अनुच्छेद 370 क्यों समाप्त कर रहे हैं? कोई तो नहीं बोला। कोई क्यों नहीं बोला? कोई इसलिए नहीं बोला क्योंकि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। भारत के मामलों में दूसरे किसी देश को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इसी वजह से कोई नहीं बोला। तो आपकी परीक्षा में संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ पूछा जाता है। आपके परीक्षा में संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ पूछा जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि जब किसी देश के बाह्य और आंतरिक मामलों में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना हो तो वही देश संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कहलाता है। और भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र 1947 के बाद से बना है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र 1947 के बाद से बना है। क्योंकि 1947 से पहले भारत के मामलों में हस्तक्षेप ब्रिटेन का था। भारत के मामलों में हस्तक्षेप ब्रिटेन का था। लेकिन 1947 के बाद भारत के मामलों में ब्रिटेन का हस्तक्षेप समाप्त हो गया। भारतीय मामलों का निर्धारण भारत सरकार के द्वारा किया जाने लगा। तो भारत 1947 के बाद से एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया। अब देखिएगा, प्रस्तावना भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। देखिए, लोकतंत्र प्रस्तावना पढ़ाएंगे तो वहां पर विस्तार पूर्वक लोकतंत्र की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। अगले चैप्टर में ही लोकतंत्र की चर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। लेकिन यहां पर समझने के लिए आप जान लीजिए कि लोकतंत्र वैसी शासन प्रणाली होती है जिस शासन प्रणाली में जनता सेवक नहीं होता है, बल्कि जनता मालिक होता है। जनता मालिक होता है। जनता मालिक होता है। इसी वजह से चुनाव के दौरान नेता सब जनता का पैर पकड़ता है। समझे? चुनाव के पहले और चुनाव के बाद देखिए, नेता चुनाव के पहले आपका पैर पकड़ेगा और चुनाव के बाद आपसे पैर पकड़वाएगा। समझे? तो लोकतंत्र वैसी शासन प्रणाली होती है जिस शासन प्रणाली में जनता सेवक नहीं बल्कि जनता मालिक होता है। जनता मालिक होता है, जिसमें अंतिम निर्णय जनता का होता है कि सत्ता में कौन आएगा और सत्ता में कौन नहीं आएगा। अगर मोदी जी सत्ता में आए हैं तो जनता ने उन्हें चुना है, इसी वजह से मोदी जी सत्ता में आए हैं। तो लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इस सब की चर्चा जो है आगे करेंगे और लोकतंत्र को भी विस्तार पूर्वक प्रस्तावना में हम बताएंगे। चिंता नहीं करना है, बस यहां पर थोड़ा सा समझाएं। इसके बाद भारत एक गणराज्य भी है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत एक गणराज्य है। गणराज्य, गण प्लस राज्य। गण का मतलब होता है लोग, राज्य का मतलब राज्य। भारत एक गणराज्य है। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो यह है, इसका आशय यह है कि भारत में कोई भी सर्वोच्च पद आम नागरिक प्राप्त कर सकता है। आम नागरिक, हम आप कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। हम आप भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं, चुनाव जीतकर राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। कोई भी पद आप भारत के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी पद आप भारत के भीतर प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या है? सबसे पहला योग्यता भारत का नागरिक हो। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए योग्यता क्या है? सबसे पहले भारत का नागरिक हो।
सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए पहला योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो। भारत एक गणराज्य है, इसका मतलब यह है कि भारत में बड़ा से बड़ा पद भारत के लोग प्राप्त कर सकते हैं। और भारत एक गणराज्य है, गणराज्य वैसे देश या वैसे राष्ट्र को कहा जाता है जहां के राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं, मतलब जहां के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। और भारत एक गणराज्य है, इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि भारत के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इस वजह से भी हम लोग भारत को गणराज्य कह सकते हैं। फिर आपको भारत गणराज्य के साथ साथ भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र भी है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र भी है। पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान में शामिल नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे शामिल किया गया। और पंथ निरपेक्ष उस राष्ट्र को कहा जाता है, उस देश को कहा जाता है जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता है, जिस राष्ट्र में सभी धर्म के लोग रहते हो, वही पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहलाता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि भारत में सभी धर्म, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब लोग रहते हैं। इसी वजह से आप भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र भी कह सकते हैं। तो ये सब भारतीय संविधान की विशेषता है। ये सब अगर आप देखेंगे तो ये सभी के सभी जो है आपको भारतीय संविधान की विशेषता है। और जब आगे बढ़ेंगे ना, आगे हम आपको मौलिक अधिकार पढ़ाएंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ाएंगे, आपातकालीन उपबंध पढ़ाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ाएंगे, फिर भारत का चुनाव आयोग पढ़ाएंगे, फिर संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये सब चीज पढ़ाएंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। ये तो संक्षेप में हमने आपको बताया है। ये सब जो है आपको भारतीय संविधान की विशेषता है। और पढ़ लीजिएगा, समझ गए, बाद बाकी चीजों को पढ़ लीजिएगा। और इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं कॉमन बात है, बचपन से लेकर के आज तक आप इन चीजों को पढ़ते हुए आए होंगे। और जैसे इकोनॉमिक्स के तीसरे चैप्टर को जो बिट्टू सर पढ़ाए हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव को आधार बनाते हुए ही, उसमें थ्योरी नहीं है, ऑब्जेक्टिव को आधार बनाते हुए ही चीजों को जिस प्रकार से तीसरा चैप्टर में इकोनॉमिक्स पढ़ाए हैं, उसी प्रकार से पॉलिटी का जो तीसरा चैप्टर है इसमें थ्योरी है, लेकिन थ्योरी से ज्यादा इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव का महत्व है। तो इस चैप्टर में अगर आप थ्योरी नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को आप जरूर याद रखिएगा। इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को जो है आप जरूर याद रखिएगा। समझ गए बात को? तो अब आगे इसी चैप्टर में हम इस बात को भी शामिल कर दिए हैं, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय फल क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। इन सभी बातों को इसी चैप्टर में जो है हम आपको शामिल कर दिए हैं। समझ गए? तो अब ये सब डाटा है, फैक्ट है एक प्रकार से। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं और फटाफट हम लोग याद भी कर लेंगे। आइएगा, देखिए जो अपना देश भारत है, भारत की अगर हम बात करें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह आपको तिरंगा है। और तिरंगा झंडे की लंबाई
और चौड़ाई का जो अनुपात है, तिरंगा झंडे के लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह है आपको 3:2। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकृति प्रदान संविधान सभा ने किया। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकृति प्रदान किया। और तिरंगा में टोटल 4 कलर का प्रयोग हुआ है। 4। सामान्य तौर पर आपको 3 कलर तो स्पष्टता पूर्वक नजर आता है, केसरिया, सफेद और हरा। लेकिन सफेद के पट्टी में देखिए, सफेद पट्टी में आप देखिएगा तो एक चक्र आपको नजर आएगा, जिस चक्र में 24 तीलियां हैं, जिस चक्र में 24 तीलियां हैं वह ब्लू कलर का है, नीला कलर का है। तो झंडा में 4 रंग का प्रयोग देखने को मिलता है, केसरिया, हरा, सफेद और नीला। और झंडा के सफेद पट्टी में 24 तीलियां वाला चक्र है। झंडा के सफेद पट्टी में 24 तीलियां वाला चक्र है। चक्र प्रगति का प्रतीक है। जो चक्र है वह आपको प्रगति का प्रतीक है। फिर आपको भारत के राष्ट्रीय ध्वज के विषय में हमने आपको बता दिया, तिरंगा है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बाद भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, सारनाथ स्थित, सारनाथ कहां है जानते हैं? हम बोल रहे हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है सारनाथ। यूपी वाले हैं जी, यूपी वाले लोग ना हैं? हैं, सारनाथ है ना उत्तर प्रदेश में? हो हाँ है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में महान मौर्य सम्राट अशोक का जो शीर्ष सिंह स्तंभ है वही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। और भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ, उसके निचले हिस्सा पर एक शब्द लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सदा सत्य की जीत होती है। और जो सत्यमेव जयते है यह भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है। जो सत्यमेव जयते है यह भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है, आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है। और जो सत्यमेव जयते शब्द है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद से जो है सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सदा सत्य की जीत होती है। इसके बाद भारत का जो राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। और जो जनगण मन है यह मूल तौर पर बंगाली भाषा में लिखा गया था, बांग्ला भाषा में। जनगण मन मूल तौर पर बांग्ला भाषा में लिखा गया था। बाद में इसका हिंदी में अनुवाद हुआ, बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, इसका हिंदी में अनुवाद और अंग्रेजी में अनुवाद बाद में जाकर हुआ। और जो राष्ट्रगान है जनगण मन, जनगण मन में टोटल 5 पद है, 5 पद है। इसको गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है, 52 सेकेंड। इसको गाने में जो है 52 सेकेंड का समय लगता है। और जब इसे संक्षेप में गाया जाता है तो उसमें
पहला पद और अंतिम पद गाया जाता है और उसमें मात्र 20 सेकंड का समय लगता है, उसमें मात्र 20 सेकंड का समय लगता है। और जनगण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे साहित्यकार है जिनकी रचना दो अलग अलग देशों का राष्ट्रगान है। रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना भारत का भी राष्ट्रगान है और रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है आमार सोमार बांग्ला, आमार सोमार बांग्ला। इसकी भी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही की है, जो कि बांग्लादेश की रचना है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और जनगण मन की रचना तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया ही है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। और भारत का जो राष्ट्रीय गान है यह पहली बार कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। यह पहली बार कांग्रेस के 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसके बाद आगे है भारत का राष्ट्रीय गीत। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत है आपको वंदे मातरम। और जो वंदे मातरम गीत है, इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी की एक रचना है आनंद मठ। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना आनंद मठ में ही आनंद मठ से ही वंदे मातरम जो है आपको गीत लिया गया है। इसको गाने में 65 सेकेंड का समय लगता है। और आपको जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह पहली बार कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, यह पहली बार 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और भारत की जो संसद है, मतलब भारत में जो लोकसभा राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा में जब काम की शुरुआत होती है तो जनगण मन गाया जाता है सबसे पहले। और फिर संसद में जब काम समाप्त होता है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आप बचपन में स्कूलिंग अगर किए होंगे तो स्कूल में क्लास शुरू होने से पहले प्रार्थना होता होगा, प्रेयर होता होगा। उसी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा में जब काम शुरू होना होता है तो उससे पहले जब लोकसभा या राज्यसभा के सभापति आते हैं तो सबसे पहले जो है सदन के सभी सदस्य खड़ा होकर के जनगण मन का अभिवादन करते हैं। और फिर जब शाम में काम खत्म होकर के जो है लोकसभा राज्यसभा बंद होना रहता है तो सदन में जितने भी मौजूद सदस्य होते हैं सभी के सभी राष्ट्रीय गीत का अभिवादन करते हैं, वंदे मातरम का अभिवादन करते हैं और फिर खत्म हो जाता है। इसके बाद भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाबो क्रिस्टेटस। फिर भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, कमल का फूल जो कीचड़ में उगता है, कमल का फूल, उसका वैज्ञानिक नाम है नेलंबो न्यूसीफेरा, नेलंबो न्यूसीफेरा। फिर भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा टाइग्रिस। और बाघ की संख्या काफी कम है विश्व में, भारत में भी काफी कम है। बाघों को संरक्षण प्रदान करने को लेकर ही 1973 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में जो है आपको की गई थी। फिर भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस है। फिर आपको भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। फिर भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन,
गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। 2009 में घोषित किया गया था और गंगा नदी में आपको डॉल्फिन कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा और डॉल्फिन को संरक्षण प्रदान किया जाता है और डॉल्फिन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने को लेकर ही प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर भारत का जो राष्ट्रीय नदी है, भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। और गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी 2008 में घोषित किया गया है। गंगा को भारत का राष्ट्रीय नदी जो है 2008 में घोषित किया गया है। और गंगा नदी की अगर आप बात करेंगे तो जो गंगा नदी है उत्तराखंड के गौमुख हिमानी से निकलती है और फिर आगे चलकर जो है बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत के लोग धार्मिक कार्यों में, यज्ञ अनुष्ठान में, शादी विवाह में या अन्य किसी भी धार्मिक कार्य में गंगा जल का उपयोग जो है भारत के लोगों के द्वारा जो है आपको किया जाता है, भारत के लोगों के द्वारा किया जाता है। तो ये सब फैक्ट है, इन फैक्टों को याद रखना है। कभी कताल जो है ये सब फैक्ट आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है, कभी कताल पूछा जाता है। तो अब आपको करना क्या है? आपको मेरे साथ करना है याद। तो आइए करते हैं हम लोग याद। दीजिए तो, ये लड़के कॉपी दीजिए। ए हीरो सब, आइए। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, हाँ या ना? है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कब से बना है? 1947। 1900। भारत संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र कब से बना? 1900। अच्छा, संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? जिस देश के आंतरिक या बाह्य मामलों में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप, यही ना? संप्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या होता है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक गणराज्य है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अच्छा, पंथ निरपेक्ष शब्द क्या मूल संविधान के प्रस्तावना में था? नहीं ना। पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1900। पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? अच्छा, आगे बताइएगा। भारत की जो न्यायपालिका है कैसी है? स्वतंत्र और निष्पक्ष। भारत की न्यायपालिका कैसी है? भारत की न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र और भारतीय न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च स्थान किसको है? किसको है? संविधान को। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में सर्वोच्च स्थान किसको है? आगे, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष पर कौन न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे बताइएगा, भारत में नागरिकता कैसी है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार? वर्तमान में किसको समाप्त किया गया? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत समाप्त? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इसका क्या लक्ष्य है?
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की, भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसका क्या लक्ष्य है? अच्छा, भारतीय संविधान भारत में एक स्तरीय शासन प्रणाली को लेकर प्रावधान करता है या दो स्तरीय या त्रिस्तरीय? अच्छा, भारतीय शासन प्रणाली में तीसरा तल किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? 73वां और 74वां। 73वां और, इस बात को समझ पाए हैं? क्या भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान है? इसके बाद आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और निर्वाचन आयोग स्वतंत्र निकाय है, कैग स्वतंत्र संस्थान है, संघ लोक सेवा आयोग स्वतंत्र संस्थान है। आगे बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? क्या है? तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकृति संविधान सभा ने कब दिया? 22 जुलाई 1900। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:। तिरंगा में सफेद पट्टी में कितना चक्र है? चक्र में कितना तीली है? कितना है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आगे बताइएगा, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया है? 26 जनवरी 1900। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया? भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव। कहां से लिया गया है? कहां से? भारत का राष्ट्रगान क्या है? इसके रचयिता कौन है? मूल तौर पर यह कौन भाषा में लिखा गया? जनगण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? 1911 का कलकत्ता। राष्ट्रगान में कितने पद होते हैं? कितने पद? कितना सेकंड गाने में लगता है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन संवत पर आधारित? शक संवत ना। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन संवत पर आधारित? शक संवत ना। और भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है, उस अनुसार भारत का पहला हिंदी माह कौन होता? चैत्र माह। चलिए आगे बताइएगा, मेघनाथ साहा समिति की अध्यक्षता में पंचांग सुधार समिति के सिफारिश पर भारत के राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1900। भारत के राष्ट्रीय पंचांग को कब स्वीकार किया गया है? 22 मार्च 1900। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, इसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंधा। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम ना। अभी आम का मौसम चल रहा है, खा रहे हैं ना आप लोग? खाइए दबा के, फुंसी होगा दबा के। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? क्या है? कमल का वैज्ञानिक नाम। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम पेंथेरा। आगे बताइएगा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई? 1973 ना। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर ना।
भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर का वैज्ञानिक नाम पाबोक्रिस। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? क्या है? गंगा डॉल्फिन। भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? 2000। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता? 5। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी ना। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु कब घोषित किया गया? भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? दिल्ली स्थित इंडिया गेट। भारत का राष्ट्रीय स्मारक क्या है? भारत का राष्ट्रीय नदी? राष्ट्रीय नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? भारत की सबसे लंबी नदी? क्लियर है? आप लोग हल्ला मत कीजिए, सुनिए हो। सुनिए, सुनिए, आपको जो है कुछ डाउट आया हुआ था, समझे? चैप्टर 1, शांत रहिए, मेरे पास है यहां पर लिस्ट आप लोगों का, हम एक एक करके बता रहे हैं। चैप्टर 1 में कुछ डाउट आप लोगों का आया हुआ था, इस डाउट को देख नहीं पा रहे थे, अभी समय है इस डाउट को देख लेते हैं, ठीक है? तो इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों का डाउट है, देखते हैं। कुछ क्वेश्चन का तो आंसर सही, अरे 99.9% आंसर सही है, 0.1% टाइपिंग एरर हो सकता है। आप लोग नहीं जानते हैं तो उसको भी आप गलती मान लेते हैं। अरे नहीं जानते हैं तो जो आंसर है उसको याद रखिए, सीधा सा बात है, समझे? तो चलिए, एक डाउट है, क्वेश्चन नंबर 69। कोई आप ही में से लड़का या लड़की 69 दिया है? ठीक है, और ऑनलाइन वालों का भी ये डाउट था 69। चैप्टर नंबर 1, लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 69। चैप्टर नंबर 1, लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें डाउट है आपको, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। आंसर क्या दिया है इसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया है? हाँ, बी तो दिया है आंसर, एकदम सही है, एकदम सही है। देखिए, सुनिए, आपके दिमाग में क्या है हम समझ पा रहे हैं। देखिए, आपको वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के तहत दिया गया था, दिया गया था ना? दिया गया था। तो आपके दिमाग में यही है कि 1861 होना चाहिए। ऑप्शन में 1861 है नहीं, ना है?
और भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकतर प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। जैसे आपात उपबंध 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए, अध्यादेश 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। तो सही है, ये इसका उत्तर सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एकदम बेधड़क होकर के आप इस प्रश्न के इस उत्तर को याद रखिए कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935। दोबारा नहीं ना पूछिएगा। और एक इसी का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71। 71 एक आध गुलर का हमको व्हाट्सएप पे भी भेजा है, जबकि हे भगवान इतना दिमाग आप लोग को नहीं है महाराज, इसमें क्या कंफ्यूजन है आप हमको ही बताइए। कैबिनेट, सुनिए हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, आपको डाउट था तब ना आप पूछे, तो अब बता रहे हैं तो अब हल्ला मत कीजिए, नहीं तो हम छोड़ के चल जाएंगे, समझे। कैबिनेट मिशन योजना लेवल 1 में ही क्वेश्चन नंबर 71। ऑनलाइन वालों का भी है ये प्रॉब्लम, नहीं ऑनलाइन वालों का ना है ना, ऑनलाइन वालों का ना है। चलिए ऑनलाइन वाला ही बढ़िया है, आप लोग खत्म है, ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। कैबिनेट मिशन योजना का भारत आगमन मार्च 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन योजना अपना सिफारिश दिया मई 1946 में, दिया ना। और कैबिनेट मिशन योजना ने यह कहा कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिसमें से 296 सदस्यों के लिए निर्वाचन होंगे, और 296 सदस्यों के लिए जो निर्वाचन हुए हैं वह निर्वाचन जुलाई अगस्त 1946 में हुआ है। वह निर्वाचन हुआ है जुलाई अगस्त 1946, जुलाई अगस्त 1946। तो इसमें ए ऑप्शन होना चाहिए, ए है, ठीक तो है, ठीक है, एकदम बेधड़क इसको आप याद रखिए। हमारे व्हाट्सएप पे भी जो क्वेश्चन किए थे वो भी जो है इसको याद रखिएगा। लीजिए, लीजिए पत्री लीजिए। हाँ चलिए आगे। इसके बाद एक है शिवांगी, हाँ शिवांगी जी हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 73 लेवल 1 ये पूछी है। हाँ जी शिवांगी, कौन है शिवांगी? कोई ना है, होगी यहीं पे। आप हैं तो बोलना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 73 ऑनलाइन भी है ना, 73 ऑनलाइन ना, ऑनलाइन वाला सब बढ़िया है, कम क्वेश्चन पूछता है। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन दिया है, एकदम होगा, लॉर्ड माउंटबेटन एकदम सही है। देखिए है, शांत रहिए, जानते हैं इसी सब वजह से हम डाउट क्वेश्चन नहीं लेते हैं। डाउट क्वेश्चन हम ले सकते हैं लेकिन आप लोग हल्ला करने लगते हैं। देखिए एक बात बताइए, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ ना। उसमें पंडित नेहरू को, इसमें कंफ्यूजन होगा, इसको पंडित नेहरू को लेकर के, उसी को लेकर कंफ्यूजन है जी। पंडित नेहरू को परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था, उपाध्यक्ष, परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया था पंडित नेहरू को। अब परिषद के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन थे, मतलब मुखिया माउंटबेटन और उप मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए ना, ये तो पहला चैप्टर में हम दिए हुए थे। देखिए यहां पे है ना,
स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल 1946, जवाहरलाल नेहरू, परिषद के उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामला। और उसके नीचे देखिए, ए लड़की है तुम्हारा इन क्वेश्चन है, पलटो ये वाला, ये पेज पलटो, तुम पढ़ती उड़ती है ना बढ़िया से किताब है उधर कहा। अरे रुको रुको रुको, हाँ इसको पढ़ो तुम, ये ऊपर वाला पढ़ो जल्दी। अरे पढ़ो ना, पढ़ लिए, नीचे वाला पढ़ो, नोट पढ़ो। स्पष्ट हुआ कुछ? आंसर सही है, जो आंसर है वो सही है, समझ गई? लीजिए आप अपना, लीजिए अपना पत्रा लीजिए। चलिए आगे है हेमंत कुमार जी, पॉलिटी, फर्स्ट चैप्टर, लेवल 2, लेवल 3 का क्वेश्चन है। पहले लेवल 1 देख लेते हैं, लेवल 1 पहले देख लेते हैं, और है लेवल 1 में डाउट। हाँ लेवल 1 नाम रोशन तिवारी, डाउट चैप्टर 1 लेवल 2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको देख लेते हैं, पहले लेवल 1 का देख लेते हैं। हाँ ए हीरो, ए यो दिया रोशनो तिवारी दिया है, लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 73। गूगल आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, आपके लिए गूगल से भी बड़ा हम है, समझ गए? इसका भी क्वेश्चन नंबर 73 अभी जो बताए हैं। अरे यार, पॉलिटी में जितना भी डाटा हम आपको दिए हैं, एम लक्ष्मीकांत के बुक को आधार बनाते हुए दिए हैं, समझ गए? तो आपका जो आंसर है एम लक्ष्मीकांत के डाटा के अनुसार है, जो है उसको याद रखिए। गूगल क्या दे रहा है? गूगल पर 1000 साइट है, अलग अलग साइट आंसर अलग अलग देता है। और देखिए एम लक्ष्मीकांत ऐसा बुक है, किसी परीक्षा में अगर आप किसी प्रश्न का आंसर एम लक्ष्मीकांत के अनुसार दिए हैं और बोर्ड अगर गलत मान लिया है, आप केस कर सकते हैं। इतना ऑथेंटिक बुक है एम लक्ष्मीकांत, उसकी इतनी अधिक ऑथेंटिसिटी है कि आप उस बुक को आधार बना करके आप सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, समझ गए? इतना ऑथेंटिक बुक है एम लक्ष्मीकांत। तो सारा डाटा या आंसर जो है एम लक्ष्मीकांत से हम आपको दिए हैं। तो रोशन तिवारी का भी लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 73 था, जो बोले हैं उसको याद रखिए। अब आइए, अब लगता है लेवल 2 का ही क्वेश्चन सब है, नहीं लेवल 1 में और है ऑनलाइन वालों का। 1 मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट है, हे भगवान। बताइए 7 में डाउट है, वो बी होगा 7 का उत्तर। चलिए आगे 65, 68, 69, 34, 43। 34 में क्या है? 34 भी देख लीजिए थोड़ा सा, ऑनलाइन वालों का है। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ? सी दिया है आंसर, एकदम सही है। जो 34 दिए हैं बकलोल है। 43 बी दिया है आंसर, एकदम सही है, बी सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59, 59, 59। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। 59 का आंसर डी है, डी 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 सही तो है, उपरयुक्त में से कोई नहीं। संघीय न्यायालय की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए ये सब डाउट है, बताइए ये सब डाउट लेना है। 43 में बी कैसे होगा? देखिए उस समय है, सुनिए सुनिए सुनिए, 1784 के समय तक जो है सिर्फ अंग्रेजों का शासन बंगाल तक था।
बंगाल तक था, सीमित था। लेकिन 1919 आते आते भारत के अधिकतर भूभाग में शासन हो गया। अगर प्रश्न में बंगाल रहता तब आप 1784 के साथ जा सकते थे। यहां पर क्या है, भारत में द्वैध शासन, तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत, केंद्र में द्वैध शासन 1935। लेकिन यहां पर कह रहा आरंभ, तो आरंभ तो 1919 के तहत में हो गया था, प्रांत में हो गया था, फिर बाद में जाकर केंद्र में हुआ। सही है, एकदम सही उत्तर है। ठीक है, चलिए 59। हाँ, तो 59 का डाउट क्लियर ना हो गया। ये हमारे व्हाट्सएप पे भी कोई भेजा था तो हम उसको उत्तर दे दिए थे, पता नहीं। चलिए 65, 68, 69, 81, 2-3 को क्वेश्चन और है लेवल 1 में। 65, 65 आंसर ए होगा। आपको नहीं बताए थे, आप याद कीजिए। यह प्रावधान किया गया था कि देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। तो भारतीय संघ कहिए या महासंघ कहिए, बात बराबर है। तो 65 का आंसर ए एकदम सही है। ए दिया है, एकदम स्पष्टता पूर्वक आप याद रखिए। आगे 68, 68 बी दिया है, एकदम सही है। 69, 69 तो बता ही दिए। 81, इनमें से कौन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो अंतरिम सरकार मतलब 1946 में जो गठित सरकार है उसका लिस्ट देख लीजिए और मिला लीजिए, क्या होगा उत्तर। ये बताइए, ये डाउट भेजा है। सी हो या ना हो? लेवल 1 का डाउट क्लियर हो गया। अब लेवल 2 और लेवल 3 का डाउट है। ठीक है, लेवल 2 और लेवल 3 का डाउट है। लेवल 1 क्लियर हो गया है। अब आइए थोड़ा सा लेवल 2 और लेवल 3 देखते हैं। अगले क्लास में देखेंगे अब। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं। ऐसे आंसर 99.9% सही है, समझे। अभी तो देखिए एको गो उत्तर, आप लोग को जितना भी डाउट था एक भी उत्तर चेंज हुआ जी, समझे। तो ये सब भी उत्तर सही होगा, आगे हम देख लेंगे। अब टाइम खत्म हो गया है। बैग लेके जा रही है, साइंस नहीं पढ़ती है जी। अरे वही तो खड़ी हुई थी, साइंस नहीं पढ़ती है। पढ़ते हैं तो बैग लेके कहां जा रहे थे? ओ बोतल था। ओ तो कल शनिवार ना है, कल करेंट का क्लास होगा। और होमवर्क जो है आपको यही है, चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 3 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है। समझ गए? कल करेंट के क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, हमको निकलने दीजिए, तब आप लोग कहीं